जय हिंद दोस्तों। 25 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका माइकल मार्टिन। तो माइकल मार्टिन अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले वह 2020 से 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों, आयरलैंड में गठबंधन की सरकार बनी है और गठबंधन में यह तय किया गया है कि 2027 में साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। आयरलैंड की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डबलिन इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस और करेंसी है यूरो। दोस्तों, ये आप यूरोप कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, ये है यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर स्थित है आयरलैंड। और एक पार्ट और आपको दिखाई दे रहा है, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, लेकिन आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। अब्दुल्लाह मेगा माली के प्रधानमंत्री बने हैं। तुलसी गाबार्ड को अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रिम तालबा जीन एमेनुअल ओएड्रागो बुर्किना फासो के पीएम बने हैं। नेटुम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। सम्मी सिल्वा एसीसी के अध्यक्ष बने हैं। और अभी आपको याद रखना है कि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह बने हैं। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। नीदरलैंड के पीएम बने हैं डिक स्को। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्यूक। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ और भी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करें तो आपको ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं वहां पर मिल जाएंगी। तो जब आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के द्वारा हर साल आईसीसी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, 2024 के लिए जो आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुनी गई है उसमें कप्तान बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को। और दोस्तों, इस टेस्ट टीम में भारत के यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। 2024 के लिए आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान भी चुना गया है श्रीलंका के चरित असलंका को। ठीक है, चलिए देखते हैं आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के लिए जो खिलाड़ी चुने गए हैं। तो इसमें यशस्वी जायसवाल, बेन डकैट और केन विलियमसन, जो रूट, हैरी ब्रूक, कमेंदू मेंडिस, जिमी स्मिथ, रविंद्र जडेजा, पैट कमिंस और मैट हेनरी और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। और जो वनडे की टीम चुनी गई है उसमें सईम अयूब, रहमतुल्लाह गुरबाज, पथुम सिनांका और कुशल मेंडिस, चरित असलंगा ये कप्तान चुने गए हैं, ये श्रीलंका के हैं। और सैरफैन रदरफोर्ड, इसके अलावा अजमतुल्लाह उमरजई, वनिंदु हसरंगा, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अल्लाह गजनफर। ठीक है, तो ये चुने गए हैं। इसमें जो वनडे की टीम है इसमें कोई भी भारतीय नहीं चुना गया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। हरियाणा स्टीलर्स ने अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग यानी PKL 2024 का खिताब जीता है। केरल ने सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल हैंडबॉल चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीती है। जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज का खिताब अभी हाल ही में जीता है।
दोस्तों अभी हाल ही में खो खो विश्व कप नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो इसमें मेंस और वुमेन्स में भारत ने ये खिताब जीता है नेपाल को हरा करके। ठीक है, तो मेंस ने भी नेपाल को हराया था, वुमेन्स ने भी नेपाल को हराया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है? तो अभी हाल ही में थाईलैंड देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है, और ये मान्यता मिली है 23 जनवरी 2025 से। दोस्तों थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है और एशिया का तीसरा देश बना है। इस फैक्ट को भी आप नोट करें। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बना था, और इसके बाद 30 से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। दोस्तों भारत में सेम सेक्स मैरिज गैर कानूनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। भारत में जो विवाह होते हैं तो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के जो विवाह होते हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत होते हैं, और जो ईसाइयों के विवाह होते हैं वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के तहत होते हैं, और जो मुस्लिम में विवाह होते हैं वो पर्सनल लॉ के तहत होते हैं, यानी कि जो मुस्लिमों का धार्मिक कानून है पर्सनल लॉ, उसके तहत शादियां होती हैं मुस्लिमों में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। जनानी रामचंद्रन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की ऑकलैंड सिटी काउंसिल सदस्य बनने वाली पहली आश्वेत समलैंगिक महिला बनी है। ताइवान समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश है, दूसरा है नेपाल, और तीसरा याद रखिएगा ये अभी थाईलैंड बना है। बरमूडा समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र बना है। और दोस्तों घाना की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक को अभी हाल ही में पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो BSF के द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। अब ये ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ठीक है, और ये किसने शुरू किया है? BSF ने शुरू किया है। और दोस्तों यह जो ऑपरेशन है यह 29 जनवरी 2025 तक चालू रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों सीमा की निगरानी करना और सीमा पर जो आधुनिक हथियार हैं उनकी निगरानी करना। इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन बॉम्बी वैकेट की अगर हम बात करें तो यह भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मर्यादा ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन आयरन शील्ड है। ठीक है, तो ऑपरेशन आयरन शील्ड शुरू किया था इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद। ठीक है, तो ईरानी हमले रोकने के बाद इजराइल ने अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन आयरन शील्ड रखा था। ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अलकंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा हैती में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। एक ऑपरेशन आपको और याद रखना है, उसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो दोस्तों जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसी स्थिति में भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो दोस्तों भारत सरकार ने अभी हाल ही में ये कहा है कि 2030 तक 10,000 GI टैग प्रदान किए जाएंगे। अभी वर्तमान में 605 GI टैग प्रदान किए गए हैं। अब ये लक्ष्य 10,000 GI टैग तक का रखा गया है। दोस्तों GI टैग पाने वाला पहला प्रोडक्ट कौन था? आपको याद रखना है, वो है दार्जिलिंग चाय। तो इसे 2003 में पहली बार GI टैग प्रदान किया गया था। अब हम GI टैग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह टैग किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी कोई खास पहचान होती है। ठीक है, यानी कि किसी क्षेत्र से अगर किसी प्रोडक्ट की खास पहचान है तो उसे GI टैग प्रदान किया जाता है, और यह GI टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, फिर इसको रीन्यू करवाना पड़ता है।
दोस्तों, जो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, तो यहीं से ये जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है। यहाँ पर 75 जीआई टैग हैं और सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर कौन है, वो है वाराणसी। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा आगामी लक्ष्य कौन कौन से रखे गए हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2025 तक का। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 का। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक का। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 का। राष्ट्रीय आयात कम करने का लक्ष्य 2025 का और $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2026 का। यहाँ पर एक जीआई टैग की बात हुई थी, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग डिस्कस करते हैं। जैसे माजुली मुखौटे, ये असम से संबंधित हैं। पांडुलिपि पेंटिंग, ये भी असम से। और क्रोकैट फीता शिल्प आंध्र प्रदेश से। डोंगरिया कौंधसाल ओडिशा से। सिमलीपाल काई चटनी ओडिशा से। कोराकुट काला जीरा चावल ओडिशा से। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल। गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, ये सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इसके अलावा कलोनोनिया चावल पश्चिम बंगाल और सुंदरबन शहद, ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वांचो लकड़ी अरुणाचल प्रदेश। चांदी तारकसी, ये कटक ओडिशा से संबंधित है। लांजिया सौरा पेंटिंग, ये ओडिशा से संबंधित है, तो इनको जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ जीआई टैग हैं, जैसे बनारस की ठंडाई, बनारस तबला, बनारस की सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, चिरई गांव करौंदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र। तो ये सभी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो बनारस अगर है तो आप समझ ही जाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 लोगों को 2025 के लिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। तो अभी इनकी घोषणा की गई है। यह सम्मान 26 जनवरी 2025 को प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के प्राप्तकर्ता डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला नाम है वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ल का, जिनका संबंध भौतिक विज्ञान, और वो एक संगीतकार हैं। इसके अलावा कवि भी हैं। वृंदावन के मथुरा के उद्यमी हैं, पर्यावरणविद हैं हिमांशु गुप्ता। इसके अलावा कानपुर के मनीष वर्मा, जो कि कृषि दलित उद्यमी हैं। और बुलंदशहर के कृष्णा यादव हैं, जो कि महिला उद्यमी हैं। बुलंदशहर के कर्नल सुभाष देसवाल हैं, जो कि कृषि उद्यम से जुड़े हुए हैं। बहराइच के डॉक्टर जय सिंह हैं, जो कि केला प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी रूप से प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां जिला घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय स्थापित करेगी। और उत्तर प्रदेश में सारस क्रैन की आबादी बढ़कर 3289 हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्रियों की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। तो आप सभी को पता है कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इसी दौरान क्वाड की भी समिट हुई है, यानी कि क्वाड के जो विदेश मंत्री हैं उनकी समिट हुई है। तो उसमें भारत के डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो क्वाड में आप सभी को पता होगा कि 4 देश शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इन्हीं के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इबाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए थे। ठीक है, तो इनकी ये बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है। दोस्तों, क्वाड की अगर हम बात करें तो यह 2007 में अस्तित्व में आया था। और जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनके माइंड में क्वाड बनाने का विचार आया था।
वर्तमान में क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। दोस्तों, इस गठबंधन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, लेकिन यह समूह अब चीन विरोधी गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है और चीन भी इसका हमेशा विरोध करता है। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, 2025 में होना है भारत में। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा और आपको याद रखना है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये चारों देश मिलकर के एक युद्धाभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 की मेजबानी कोलंबिया देश ने की है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2024 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? आंसर हो जाएगा अनुजा। तो दोस्तों, हिंदी फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा के द्वारा निर्मित फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। दोस्तों, यह फिल्म हिंदी भाषा की फिल्म है लेकिन यह बनी अमेरिका में है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एडम जे ग्रैब्स। दोस्तों, 2025 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से लापता लेडीज फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली थी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो फिल्म भेजी गई थी उसका नाम था लापता लेडीज, लेकिन इसे नॉमिनेशन नहीं मिला है और ये ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो चुकी है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। इसे एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है और यह अमेरिका में प्रदान किए जाने वाले अवार्ड हैं और फिल्म उद्योग के ये सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं। दोस्तों, इसका आयोजन यानी कि ये जो अवार्ड हैं यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? मदर इंडिया, जो कि 1957 में बनी थी। इसके निर्देशक थे महबूब खान। अगला क्वेश्चन है, 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? आंसर हो जाएगा राकेश कादियान का। तो हरियाणा के रहने वाले हैं राकेश कादियान। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लेहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और भारतीय तिरंगा फहराया है। इस तरह से 45 वर्ष की आयु में विश्व के पहले पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी कि 45 वर्ष की आयु में उन्होंने ये कारनामा किया है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर 2 दिन के अंदर ये चढ़ाई पूरी की है, इसलिए उनका ये जो रिकॉर्ड है ये लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, जिसकी ऊंचाई है 6,190 मीटर। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसेंट, जिसकी ऊंचाई है 4,892 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसुजको, जिसकी ऊंचाई है 2,228 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था।
2025 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये थीम आप नोट कर लें। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो दोस्तों यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इसके अलावा सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या उसकी 65 वर्ष की आयु का होता है, यानी जो भी पहले हो जाए वही उसका कार्यकाल माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब हम जनवरी माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। अब हम रिवाइज करेंगे कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इनक्वाइस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 4। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? लद्दाख। बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? महेश कुमार अग्रवाल। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई। हाल ही में किसने सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सरला एविएशन। उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है? कर्नाटक। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम खेल, कप और ट्रॉफियां डिस्कस करेंगे, जैसे एसएच कप क्रिकेट से, CK नायडू देवधर ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। रोवर्स कप, मर्केडा कप, डूरंड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खान कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा वेलिंगटन कप भी हॉकी से संबंधित हैं। त्रावणकोर कप जो कि महिलाओं के टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और स्वाथिंग कप ये पुरुषों के टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बामा वेलेक कप ये टेबल टेनिस और डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित हैं। इसके अलावा हेनेकेन कप लॉन टेनिस, अमृत दीवान कप बैडमिंटन, थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित हैं। ओवेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है। हरिलेला कप बैडमिंटन, कोनिका कप बैडमिंटन, राइडर कप गोल्फ और वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है? यूपी। दोस्तों अब हम दिसंबर 2024 के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है? उत्तर प्रदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया है? काश पटेल। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? द रेलवे मैन को। एलीट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा विंदुसनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला न्यायाधीश बनी है? श्रीलंका। और भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किया है? मलेशिया। UNCCD के COP16 सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किया है? मलेशिया। UNCCD के COP16 सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? सऊदी अरब। भारत और कंबोडिया के बीच पहला सिनबैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? पुणे। सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। माधव नेशनल पार्क किस राज्य का आतबा टाइगर रिजर्व बनेगा? मध्य प्रदेश। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965। तो लगभग सभी लोगों ने 1965 बताया हुआ है। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और
कोर्स एंड पीडीएफ मिल जाएगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ में स्टडी कर में जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैथ रीजनिंग के कोर्स, इंग्लिश, बैंकिंग और रीजनिंग, मैथ फाउंडेशन बैच, जीके जीएस फाउंडेशन बैच, एसएससी, रेलवे, व्यापम और एमपी टेट, इन सभी के लिए कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिलेगा, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट और जीके की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।